नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज के इस कार्यक्रम में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। 2016 में भारत ने लेन देन और भुगतान को सरल और आसान बनाने के लिए एक अभूतपूर्व पहल की और इसके नतीजे डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने में एक अहम उपलब्धि भी बने और जिसने महज एक दशक में पूरी दुनिया को न केवल चौंका दिया बल्कि अनेक देशों को इसे अपनाने के लिए प्रेरित भी किया। हम बात कर रहे हैं एनपीसीआई और आरबीआई द्वारा शुरू किए गए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई की। आज यूपीआई न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में डिजिटल पेमेंट सिस्टम के रूप में महत्वपूर्ण सिस्टम माना जाता है और इसके अनेक देशों द्वारा यह अपनाया भी जा रहा है। यूपीआई किसी भी बैंक खाते को एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस के माध्यम से दूसरे खाते से जोड़ने की सुविधा देता है और इससे बैंकिंग की जानकारी साझा करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। उपभोक्ता के हाथ में रहने वाला मोबाइल महज चंद क्लिक से रियल टाइम में भुगतान कर देता है। यूपीआई एक ऐसी प्रणाली है जिसने भारत में पैसे के लेन देन के तरीके को मूल रूप से न केवल सरल बना दिया बल्कि वित्तीय लेन देन का दायरा, वित्तीय सुविधाओं की पहुंच या फिर यूं कहें कि वित्तीय समावेशन को अब तक के सर्वोच्च स्तर पर ला दिया। यूपीआई का विचार अपनी विलक्षण स्थिति को रखता है। अब ना तो खाता नंबर याद रखने की ज़रूरत है और ना ही अनेक विवरणों को भरने की ज़रूरत है। ये प्रणाली खाता संख्या और आईएफएससी कोड जैसे जटिल इनपुट को एक आसान इंटरफेस में बदल देता है। उपभोक्ताओं को केवल एक मोबाइल नंबर, एक यूपीआई आईडी और सुरक्षित प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है और तुरंत ट्रांजैक्शन हो जाता है, धन का हस्तांतरण हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये लेन देन रियल टाइम में होता है। 24/7 दिन रात 24 घंटे ये होता है और ये अलग अलग बैंकों और ऐप के जरिए सहज रूप से काम करता है। तो कैसे गौरवशाली उपलब्धियों का इतिहास है पिछले 10 वर्षों का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई का, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे अपने विशेषज्ञों की राय भी कि कैसे एक पूरा का पूरा ये गेम चेंजर साबित हुआ है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई ने 10 साल पूरे किए हैं। यूपीआई अब दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट प्लेटफॉर्म बन चुका है और भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुका है। 11 अप्रैल 2016 को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई और भारतीय रिजर्व बैंक के सहयोग से लॉन्च किया गया था। यूपीआई ने पिछले 10 वर्षों में अभूतपूर्व वृद्धि हासिल की। वित्तीय वर्ष 2016-2017 में जहां यूपीआई पर केवल 2 करोड़ लेन देन हुए, वहीं वित्तीय वर्ष 2025-2026 में यह आंकड़ा बढ़कर 24,162 करोड़ रुपए के लेन देन तक पहुंच गया। साथ ही लेन देन का कुल मूल्य 0.07 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 314 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यूपीआई की सफलता ने इसे वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम घोषित किया है। 2024 तक यूपीआई दुनिया के रियल टाइम पेमेंट का लगभग 49% हिस्सा कवर करता है, जो भारत के डिजिटल भुगतान क्षेत्र में नेतृत्व की स्थिति को दर्शाता है। वर्ष 2025 में यूपीआई ने एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया। अगस्त 2025 में पहली बार यूपीआई ने 2000 करोड़ रुपए के लेन देन का आंकड़ा पार किया और दिसंबर 2025 में यह आंकड़ा 2163 करोड़ रुपए के लेन देन तक पहुंच गया। यूपीआई के इतिहास में यह अब तक का उच्चतम मासिक लेन देन का स्तर है। यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। यह डिजिटल अर्थव्यवस्था का बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी बन चुका है। इसे वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है और विश्व के रियल टाइम पेमेंट हिस्से में अगर बात करें तो यूपीआई 49% हिस्सा रखता है। एक दशक में जबरदस्त वृद्धि हुई है। 21 बैंकों से अब बढ़कर ये 703 बैंकों तक ये सुविधा हो चुकी है। यूपीआई भारतीय प्रवासी समुदाय के बीच में भी लोकप्रिय है। अनेक देशों ने इसे अपनाया है और डिजिटल इकॉनमी को मजबूत करने में और वित्तीय समावेशन बढ़ाने के इस दायरे को बढ़ाने में इसने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो कैसे बैंक की कतार से लेकर क्यूआर कोड तक का ये सफर रहा और कैसे पिछले 10 वर्षों में वित्तीय समावेशन बढ़ा, कैसे लेन देन बढ़ा और पूरी दुनिया में मिसाल बना यूपीआई भारत का यूनिफाइड इंटरफेस, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं नलिन बंसल जी, जो कि चीफ रिलेशनशिप मैनेजमेंट पार्टनरशिप एनपीसीआई से हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ हैं डॉक्टर चरण सिंह, सीईओ इग्रो फाउंडेशन, आर्थिक मामलों के जानकार। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे नलिन साहब कि किस तरीके से आप देखते हैं बैंकों की लंबी लंबी कतारें
ट्रांजैक्शन के लिए, चेक के क्लियरेंस के लिए लंबे लंबे समय, और अब महज एक क्लिक में 24/7 कैसे हुआ ये करिश्मा, कतार से क्यूआर कोड तक। एक आम भाषा में आम आदमी को समझाने के लिए कि कैसे जैम ट्रिनिटी, इंटरनेट और फिर ये यूपीआई का चमत्कार, आम आदमी कैसे समझे इसको, कैसे साकार हुआ? सर देखिए, ये हमारे देश में कैपेबिलिटी बहुत पहले से थी। हमें मालूम है कि करीब तकरीबन 10-15 साल पहले बैंकों में बहुत भीड़ लगी रहती थी। सुबह लोग आते थे पैसे निकालने के लिए, शाम को लोग आते थे पैसे जमा करने के लिए। धीरे धीरे आई थिंक ये आरबीआई का एक विजन था कि जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ेगी, ये एक सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। और बैंकों की डिजिटाइजेशन होने के बाद, और जैसे आपने बताया कि जनधन आधार के आने के बाद, लोग अपने बैंक अकाउंट को मोबाइल नंबर से, आधार से लिंक करना उन्होंने शुरू किया। और ये एक मैं बोलूँगा एक मिली जुली कोलैबोरेशन है जो सरकार की, रेगुलेटर की, बैंक्स की, और सबसे इम्पोर्टेंट जो दुनिया की सबसे बड़ी, जिनको हम बिग टेक कंपनीज बोलते हैं, चाहे वो गूगल हुआ या अमेजॉन हुआ, और हमने अपने देश में भी कुछ जैसे पेटीएम हुआ है, उन सब के साथ मिलके हमने ये एक चार तरफा एक सिस्टम किसी तरह धीरे धीरे बिल्ड किया है, जिसमें बैंक्स और रेगुलेटर और सरकार का जनधन और ये एप्स मिलके कस्टमर को एक एक्सेस पॉइंट देती हैं। तो चाहे वो अपनी पेमेंट करना चाहे या पेमेंट देना चाहे, ये इस एक ट्रांजैक्शन में चारों का इन्वॉल्वमेंट होता है। ये सिर्फ दो लोगों के बीच की बात नहीं है, कम से कम 5 से 6 एंटिटीज होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं इसके अंदर जब एक ट्रांजैक्शन होती है। तो ये एक बहुत ही सुलझा हुआ बैलेंस है, और मुझे लगता है ये हमारे देश में ही पॉसिबल है। ये और देशों में शायद बहुत मुश्किल है इसको रेप्लिकेट करना। जी, निश्चित तौर से, और पूरे वैश्विक स्तर पर एक चमत्कार जैसी स्थिति होती है। डॉक्टर चरण सिंह साहब, जब विदेशी आते हैं, भारत के प्रति उनके दिमाग में एक कहीं ना कहीं एक अलग दृष्टिकोण होता है, और जब वो देखते हैं हमारे बाज़ारों में छोटे छोटे ठेलों पर, रेहड़ी वालों पे, पटरी वालों के पास, सब्जी वालों के पास, जब वो देखते हैं कि डिजिटल पेमेंट हो रहा है, कितना बड़ा पैराडाइम शिफ्ट और कितनी बड़ी उपलब्धि, और कितना पिछले 10 वर्षों का ये जो उपलब्धि रही है, इसको किस रूप में देखते हैं? ये बिल्कुल ठीक बात है कि हमारे देश के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है कि कहाँ पर अमीर से अमीर और सबसे महंगी जगह पर और बैंक के अंदर हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और कहाँ पर ठेले पे छोटी सी चीज़ खरीदने के लिए भी हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। एक किस्म का इतना एक्सट्रीम एंड जो है उसको जोड़ देना, ये बहुत बड़ी बात है, और ये हमारे देश में हुई है। अगर इसको ध्यान से देखें, इसकी शुरुआत कोर बैंकिंग से हो जाती है, जो आज से करीब 25 साल पहले रिजर्व बैंक ने सोचा कि हमारे खाते जो अलग अलग बैंकों में जुड़ जाने चाहिए, और कहीं भी बैठकर हम कहीं से बैठकर कहीं भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उसके बाद जब जैम ट्रिनिटी आई, जैम ट्रिनिटी में बहुत बड़ी बात होगी। जैम ट्रिनिटी में हम लोगों ने बैंकों को जोड़ा, जनधन अकाउंट को जोड़ा, और आधार कार्ड को जोड़ दिया। उससे 50 करोड़ लोग जो हमारे देश में, जिनके पास कभी बैंक अकाउंट नहीं था, बैंक अकाउंट के सपने नहीं देख सकते थे, बैंक में खाता खोल नहीं सकते थे, वो भी बैंकिंग इंडस्ट्री में आ गए। अब इन सब लोगों के आने के साथ आप देखिए जो बेस लेवल है वो कितना विस्तार हो गया उस बेस लेवल का। अभी हमारे देश में 95% से ज्यादा लोगों के अकाउंट हैं। अब जब इतना बड़ा बेस लेवल हो गया, ट्रांजैक्शंस आसान हो गए, कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन कम हो गई। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, जब आप कह रहे थे कतारें लगती थी, ये 50 करोड़ लोग जो जनधन के नीचे हम लेके आए, उन टाइम पे तो ये बैंकों के साथ इनका नाता नहीं था। अगर ये लोग इस समय पे हम लोग यूपीआई ना लेके आए होते, तो बैंकों का इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिक एंड मोटर ब्रांच का बैंकिंग स्टाफ कितना लाना पड़ता। क्योंकि हम लोग यूपीआई ले आए, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ले आए, टेक्नोलॉजी को एप्लीकेशन इतना अच्छा कर दिया कि अब आप देखते हैं कि हम लोग भी जो शुरू से बैंकों में जाते थे, अभी हमें भी बैंक जाते गए हुए करीब 6-7 साल हो जाते हैं। कोई मजबूरी हो तो जाते, नहीं तो बैंक में जाते नहीं है। सब कुछ एक सेलफोन से हो रहा है।
तो मुझे लग रहा है कि ये जो जनधन का कमाल है और जैम ट्रिनिटी का कमाल है, जो हम लोगों ने फाइनेंशियल इंक्लूजन को मिशन मोड में लिया 2014 के बाद, ये सब उसका ही विस्तार है। और अभी बहुत बड़ा क्योंकि दायरा हमारे बढ़ा, पास देश की बहुत बड़ी आबादी वित्तीय समावेशन में शामिल हुई, बैंकिंग सुविधाओं से शामिल हुई। हम चर्चा जारी रखेंगे दोनों खास मेहमान से। वक्त है बेहद छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए डीडी न्यूज़। मास्टर जी नमस्ते। 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप्सी रखना डोरी के साथ और दूसरी में ना सलवार पे मस्त सी साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ, और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त सी फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं यूपीआई के 10 वर्षों की उपलब्धियों की, और कैसे डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को आशातीत तरीके से बढ़ाया है यूपीआई ने। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ है नलिन बंसल जी, एनपीसीआई से संबद्ध है, चीफ रिलेशनशिप मैनेजमेंट पार्टनरशिप, और साथ ही साथ डॉक्टर चरण सिंह चौहान साहब हैं जो कि सीईओ हैं एग्रो फाउंडेशन के। नलिन साहब, आपसे एक बार फिर जानना चाहेंगे, लेन देन की परिभाषा, या फिर जिस तरीके से देखें पर्सन टू मर्चेंट, या फिर व्यापारी और उपभोक्ता के बीच के संबंध और व्यक्तियों के आपस के लेन देन, P2P एंड P2M जो ट्रांजैक्शंस हैं वो अगर देखें तो 63% और 71% है। यानी कि खुदरा लेन देन में भी बेहद विश्वसनीय, और परस्पर धन के हस्तांतरण और लेन देन में भी सबसे महत्वपूर्ण। और उसके बाद इस पर कोई चार्जेस भी नहीं, क्योंकि अगर किसी तरीके का हम बैंक में जाके चार्जेस लगाते थे तो चाहे वो जो भी उसमें है बैंक के अपने सर्टेन चार्जेस होते थे, तो उसका भी एक लाभ कहीं ना कहीं आम उपभोक्ता को। देखिए, जब यूपीआई चालू हुआ था, ये एक पर्सन टू पर्सन, जैसे आपने बोला एक आदमी को दूसरे आदमी से जब लेन देन करना हो, उसके लिए उसकी शुरुआत हुई थी। और आपका कहना बिल्कुल ठीक है, इसमें ना देने वाले को या लेने वाले को कोई चार्ज ना तब था ना आज है, और ये एक डिफ़ॉल्ट मेथड बन गया है। वैसे भी चाहे कि आज आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, बहुत तरह के तरीके हैं जो लोग अपने एक दूसरे को पे कर सकते हैं और करते भी हैं। पर यूपीआई का मार्केट शेयर मतलब पिछले 10 सालों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, जहाँ तक पीपल टू पीपल पेमेंट की बात है। पीपल टू मर्चेंट पेमेंट, जिसको हम ग्राहक अगर अपने दुकानदार को पेमेंट कर रहा है, ये धीरे धीरे ग्रो हुआ है। और जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि ये एक इतनी इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से हमारी उपलब्धि है कि जिसको हम भूल जाते हैं कई बार, जिसको हम बोलते हैं रियल टाइम। आज भी जैसे कार्ड मशीन होती है, जिसमें होती है उसमें अगर किसी को पेमेंट लेनी हो दुकानदार को, तो उसको 2 घंटे 4 घंटे 1 दिन वेट करना पड़ता है, लेकिन यूपीआई के अंदर ये रियल टाइम है। तो कॉस्ट से ज़्यादा मेरे ख्याल से मैं बोलूँगा कि जो रियल टाइम एकदम इमीडिएट उसके अकाउंट में पैसा चला जाता है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आज जैसे आपने बताया 70% अब हमारी मर्चेंट पेमेंट हो गई है और ये ग्रो कर रही है। मेरे ख्याल से आज की तारीख में कुछ 10 करोड़ एक्टिव मतलब हमारे मर्चेंट होंगे, और ये बढ़ता ही जा रहा है सिलसिला। मेरे ख्याल से हम आज भी समझते हैं कि 70-80% ट्रांजैक्शन ही हैं जो डिजिटाइज हुई हैं, 20-30% अभी और मे बी 40% अभी और बाकी हैं। तो आगे और ग्रो करने की काफ़ी उम्मीद है। जी, प्रोफेसर चरण सिंह साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे जो बातें हो रही कि पीपल टू पीपल ट्रांजैक्शन और पीपल टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन किस तरीके से ये अर्थव्यवस्था को भी गति दे रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा दायरा अगर ग्रामीण क्षेत्रों में देखें, हर जगह पर अब तो यूपीआई पेमेंट हर कोई स्वीकार भी कर रहा है, चाहे वो किराने की दुकान हो चाहे जैसी दुकान हो। लेकिन बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा था जो कहीं बैंकों से जुड़ा ही नहीं होता था। ग्रामीण क्षेत्रों इलाकों की अगर बात करें तो दुकानें खुली रहती थी, पेमेंट का कोई सिस्टम नहीं होता था, लेन देन होते रहते थे, अनेक उसमें माल प्रैक्टिसेस भी होती थी। क्या इस लिहाज से भी एक बेहद पारदर्शी और मुख्य धारा में लाने का कार्य किया गया है अर्थव्यवस्था के लिहाज से? कोई शक ही नहीं है इस बात में। पर आप तो हैरान होंगे सुनकर, मैं एक छोटी सी जगह में रहता हूँ, ग्रेटर नोएडा में। कई बार
ठेले वाला कह देता है सर कैश नहीं चाहिए, यूपीआई कर दीजिए। जी। अब देखिए वो मानसिकता जो बदल गई है कि हम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं और मुझे बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं पे सारी ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ। आप शाम की मंडी में जाइए, जो शाम को हमारे देश में कई जगह लगती है, वहाँ पर भी यही है, सब लोग यही यूज़ कर रहे हैं। सो कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस एंड बिजनेस टू बिजनेस, ये सारी ट्रांजैक्शन अभी इस पे हो रही हैं। अब देखिए पहले कुछ वर्ष पहले ये फॉर्मल सेक्टर में कभी नहीं हुआ करते थे। ये सारी ट्रांजैक्शंस हम लोग टैक्सी में जाते थे, ऑटो में जाते थे, कहाँ पर ये फॉर्मल सेक्टर में होती थी। जी। अब ये सारा कुछ फॉर्मल सेक्टर में आ गया, बैंकिंग इंडस्ट्री में आना शुरू हो गया। जब बैंकिंग इंडस्ट्री में ये सब कुछ आना शुरू हो गया तो इकॉनमी को भी फायदा हो गया। बैंकिंग इंडस्ट्री में पैसा आ रहा है और फिर प्रायोरिटीज जो नेशन की हैं उसमें ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इनफॉर्मल सेक्टर से ये सेक्टर फॉर्मल हुआ। और ये फॉर्मल सेक्टर का फायदा क्या हुआ? फॉर्मल सेक्टर में जैसे अभी अभी बता रहे थे, पहले हम लोग बैंक जाते थे, जो लोग दिहाड़ी कर रहे हैं उनकी दिहाड़ी खराब हो जाती थी, पूरा दिन वहीं बैठना पड़ता था। पर अभी क्या हुआ? जीरो कॉस्ट पे, और कॉस्ट एक चीज है, जीरो टाइम पे। जी। अब मेरा कोई टाइम नहीं लग रहा है और उस जीरो टाइम में मैं ट्रांजैक्शन कर पा रहा हूं। अब खास करके देखिए ये जो लोग एमएसएमईज हैं, लघु उद्योग के लोग हैं, उनको कितना फायदा हुआ। पेमेंट बैंक से आराम से हो रही है और ट्रांजैक्शन कस्टमर के साथ आराम से हो रहा है। तो जहां पर हमने इनफॉर्मल सेक्टर से फॉर्मल सेक्टर में लोग को ले आए, एक और लाभ हुआ, सरकार को भी तो फायदा हुआ। अभी जो टैक्सेशन सिस्टम है उसमें ये सारी ट्रांजैक्शंस आनी शुरू हो गई, जी। तो उससे सरकार को भी फायदा हुआ। तो जो एमएसएमईज हैं, जो कॉरपोरेट सेक्टर है, उनको फायदा हुआ, उनका टाइम बचा, उनका खर्चा बचा, सरकार को फायदा हुआ, उनका टैक्स बढ़ गया, टैक्स कलेक्शन बढ़ गई। तो पूरे देश के लिए ये टेक्नोलॉजी का जो उपयोग हुआ यूपीआई के थ्रू, मुझे लगता है सबके लिए कहीं ना कहीं लाभकारी साबित हुआ है, चाहे वो उपभोक्ता हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो उद्योग जगत या व्यापार से जगत जुड़े हुए लोग हो। चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाह! फर्जी ऑफर्स से सावधान। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। हम बात कर रहे हैं यूपीआई ने कैसे डिजिटल क्रांति की है, डिजिटल लेन देन के क्षेत्र में क्रांति की है, कैसे वित्तीय समावेशन बढ़ाया है, कैसे पिछले 10 वर्षों में भारत के बैंकिंग और साथ ही साथ उपभोक्ता क्षेत्र को उसने नया आयाम दिया है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ नलिन बंसल जी हैं, साथ ही साथ एनपीसीआई से, और साथ ही साथ डॉक्टर चरण सिंह साहब, सीईओ एग्रो फाउंडेशन के। नलिन साहब, आपसे एक बार और जानना चाहेंगे कि यूपीआई आने के बाद उसका टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन भी किया गया, बहुत अलग अलग तरीके से उसमें नए फीचर्स और जोड़े गए। एक कॉमन इंटरफेस तो है ही है, साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें जो बिल हैं या फिर बिलों का जो ऑटो पे जैसी स्थिति बनती है, या फिर जो इस तरीके के लाइट जो ऐप लगाए गए जिनमें बगैर पिन के भी आप भुगतान कर सकते हैं और तेज़ी से ज़्यादा भुगतान कर सकते हैं, जो अपग्रेडेशन हुआ इसका वो किस तरीके से हुआ और कितना वो सहूलियत भरा रहा, या फिर और क्या कुछ इसमें अभी अपग्रेडेशन की आवश्यकता दिखती है? हाँ, देखिए, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि जो बेसिक इसके बेनिफिट हैं वो तो हम सब समझते हैं, लेकिन रियल टाइम पेमेंट होने के बाद इसकी बहुत सारी एडवांटेजेस धीरे धीरे अब आगे आने शुरू हो गए। उन्होंने टैक्सेशन का एक पॉइंट उठाया, पर हम ये समझते हैं कि फॉर्मल इकोनॉमी में आने के बाद जो हमारे देश में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और सालों से रही है, जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट, यानी जिसमें हम किसी को कर्ज देना चाहें तो कर्ज देने के लिए उसका एक बैकग्राउंड होना चाहिए। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उनके अकाउंट में ट्रांजैक्शन आ रही है, उनको तनख्वाह कब मिल रही है, वो किस हिसाब से खर्च कर रहे हैं, कहाँ खर्च कर रहे हैं,
किन जगहों में स्पेंड करते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन अब धीरे धीरे बैंकों में आनी शुरू हो गई। और इसके आने से तो जो सबसे बड़ा बेनिफिट मैं समझता हूँ जो कि लास्ट माइल को मिल गया है, जैसे पे करने वाले को और छोटे छोटे दुकानदार को, गली में जो रेडी वाले होते हैं और छोटी मंडी में दुकानदार होते हैं, कि वो अब बैंक्स में, एनबीएफसी में जाकर एक लोन की गुजारिश कर सकते हैं, जो कि उनके लिए पहले बहुत मुश्किल था। अब वो मिलना मुश्किल हो गया है। लेकिन अब पिछले 3-4 सालों से, क्योंकि अभी 10 साल का डेटा एक्यूमुलेट हो गया है, 3-4 सालों से आई थिंक ये बहुत आसान हो गया है। और अब जो आपने सवाल पूछा कि यूपीआई में अब क्रेडिट आप लिंक कर सकते हैं। पहले था कि आप अपना सिर्फ बैंक अकाउंट लिंक कर सकते थे और यूज करते, वो आपका अपना पैसा था। अब आपको अगर बैंक क्रेडिट देता है तो उस क्रेडिट अकाउंट को आप यूपीआई पे लिंक करके और आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। अब ये चाहे वो छोटे से छोटा इंसान हो, चाहे उसको एक सरकारी स्कीम में पैसा मिला हो क्रेडिट पे, या उसका अपना एक क्रेडिट कार्ड हो, या उसने अपना एक प्राइवेट लोन लिया हो, कोई भी हो, आप उसको लिंक करके अब मार्केट में यूज कर सकते हैं। आपका अपना पैसा आप सेविंग में लगाएं और आप अपना क्रेडिट का पैसा यूज करें। तो ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ी उपलब्धि है और एडवांसमेंट है जो आप पूछ रहे थे। दूसरी दो तीन चीजें और हैं, जैसे कुछ पेमेंट्स ऐसी होती हैं जो आप रेगुलरली करते हैं, तो उनको आप प्रोग्राम कर सकते हैं। आपने उसको एक बार सेटअप कर लिया, जैसे आपकी बिल पेमेंट है, बिजली का बिल है, फोन का बिल है, वो आप सेटअप करें और वो ऑटोमेटिकली, चाहे वो आपका क्रेडिट अकाउंट हो, चाहे आपका अपना खुद का अकाउंट हो, वहां से वो डेबिट हो जाता है। तीसरी चीज, बहुत बार ऐसा होता था कि छोटी छोटी ट्रांजैक्शन के लिए पिन डालने में भी लोगों को थोड़ा तकलीफ होती थी, तो उसका एक हमने यूपीआई लाइट वर्जन बनाया, जिसमें आप एक पैसा अपने उसके अंदर रख सकते हैं और उसको आप बिना पिन के आप पे कर सकते हैं, छोटी छोटी 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए की ट्रांजैक्शन। और जो चौथी और सबसे बड़ी उपलब्धि आफ्टर क्रेडिट में बोलूंगा कि चाहे हमारे एक 100 करोड़ बैंक अकाउंट हो, लेकिन हमारे कंज्यूमर्स में भी थोड़ा मतलब उनको आने में, यूपीआई में लिंक करने में उनको हिचकिचाहट होती थी जी। तो हमने यूपीआई फैमिली, यूपीआई सर्कल के नाम से एक सर्विस लॉन्च करी है अभी रिसेंटली, जिसमें आपके जैसे फादर हुए, मदर हुए, सीनियर लोग होते हैं, जूनियर लोग होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, उनको अपने खुद के अकाउंट ना लिंक करने की उनको जरूरत नहीं है जी। अब वो हमसे लिमिट लेके और अपने जो घर के मेन मेंबर हैं वो उनको एक लिमिट देंगे, उस लिमिट से वो एक चीज और जानना चाहूंगा। हाँ जी जी, हम चर्चा जारी रखेंगे, सवाल लेंगे, लेकिन इस समय एक ब्रेकिंग खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल में 15 बूथों पर कल पुनर्मतदान होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई इस समय की बड़ी खबर है। दूसरे चरण के मतदान में जो स्क्रूटनी किया गया, उसके बाद राज्य चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है। मगरहाट पश्चिम, डायमंड हार्बर सीटों के प्रभावित बूथों पर पुनर्मतदान होगा। 15 बूथों पर कल पुनर्मतदान होगा। 29 अप्रैल को हुए मतदान को आयोग ने शून्य घोषित कर दिया है। 15 मतदान केंद्रों पर ये पुनर्मतदान होगा और जिसमें कि जो पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये सीटें हैं, डायमंड हार्बर की सीट है और साथ ही साथ डायमंड हार्बर के अलावा मागरहाट की जो सीट है, 15 सीटों पर 15 मतदान केंद्रों पर, माफ़ करिएगा, 4 मतदान केंद्रों पर, डायमंड हार्बर की 4 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। और साथ ही साथ 29 अप्रैल को जो मतदान हुआ था उसको चुनाव आयोग ने शून्य घोषित कर दिया है, क्योंकि वहाँ पर जो अनियमितता की खबरें आई थी उसको देखते हुए 15 बूथों पर कल पुनर्मतदान होगा और पुनर्मतदान ये सुनिश्चित किया जाएगा। सौरव दत्ता हमारे साथ कोलकाता से जुड़ चुके हैं। सौरव दत्ता, अगर देखें तो बहुत सारी शिकायतें मिली थी, 15 केंद्रों पर दोबारा मतदान का निर्देश किया है राज्य चुनाव आयोग ने मगरहाट पश्चिम और डायमंड हार्बर की। क्या कारण रहे और इस निर्णय के पीछे क्या कुछ कारण रहे? किन कारणों से पुनर्मतदान और किन परिस्थितियों में पुनर्मतदान का फैसला? अश्विनी जी, देखिए, टोटल 77 कंप्लेंट चुनाव आयोग के पास आया था पुनर्मतदान के लिए, रिपोर्ट के लिए, और इस 77 में से डायमंड हार्बर, फॉल्टा, पूर्वी बर्धमान, मगरहाट पश्चिम, इन 4 विधानसभा जो क्षेत्र है और बजबज, इन 5 विधानसभा क्षेत्रों से कंप्लेन आया था। टूटनी चला, दिन भर चला। आप जानते हैं कि डायमंड हार्बर में कल विशेष ऑब्जर्वर सुब्रत गुप्ता खुद गए थे वहां पे, और डायमंड हार्बर से 4 रिकमेंडेशन था, 4 बूथों पर पुनर्मतदान का रिकमेंडेशन था, और बाकी का आज सुबह काम खत्म हुआ। सीसी फुटेज को जांच किए ऑब्जर्वर्स ने, रिटर्निंग ऑफिसर ने,
और फिर जांच करके उनके रिकमेंडेशन के तहत इलेक्शन कमीशन ने जैसे कि आपने कहा कि डायमंड हार्बर के 4 और मगराहट पश्चिम के 11 बूथों में पुनर्मतदान का घोषणा किया है। इनमें मूल तरीके से जो आरोप था वो आरोप ये था कि ईवीएम के साथ छेड़खानी की गई, वहां पे कहीं पे इतर, कहीं पे सेलो टेप लगाया गया था, या और कुछ मामले थे जो फुटेज देखकर पता चला है कि जो आरोप थे कि ईवीएम जो मतदान के भीतर चुनाव आयोग ने जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर तय किया था उसके तहत चुनाव नहीं हुआ है। तो इसी के चलते इन दोनों मतदान केंद्रों के लिए 15 बूथों को पुनर्मतदान के लिए चिन्हित किया गया है। चुनाव आयोग से हमें जो खबर मिल रहा है कि अभी भी फलता का डिवीजन नहीं हुआ, मतलब और भी बूथ बढ़ सकते हैं पुनर्मतदान के लिए। फलता से भी कुछ बूथों को जोड़ा जा सकता है। हालांकि इसका पुष्टिकरण नहीं है, लेकिन हवाला से जो खबर आ रहा है वो यही आ रहा है कि फलता में भी कुछ बूथों में पुनर्मतदान की संभावनाएं हैं, और यहाँ पर भी वही आरोप था कि ईवीएम के साथ छेड़खानी किया गया है। और कुछ ऐसी बातें की है कि जहां पे वोटर को धमकाया गया। 2 तारीख को ये पुनर्मतदान होगा इन सभी 15 सीटों पर, 15 बूथ में 4 डायमंड हार्बर के और 11 जो है मगरहाट के 15 बूथों पर पुनर्मतदान का निर्णय लिया है चुनाव आयोग ने। बहुत बहुत धन्यवाद सौरव दत्ता। और एक बार हम फिर आएंगे अपने कार्यक्रम पर। हमारे 2 खास मेहमान जुड़े हैं, समय अभाव के कारण हम माफ़ी मांगेंगे और आपको शुक्रिया भी अदा करेंगे, नलिन बंसल जी और साथ ही साथ डॉक्टर चरण सिंह जी। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विस्तार से जानकारी दी। सवाल कुछ और थे, लेकिन निश्चित तौर से अगर देखें तो कतारों से लेकर QR कोड तक का ये सफ़र आत्मविश्वास और नवाचार की गौरवशाली गाथा है। UPI न केवल भुगतान प्रक्रिया को बदला है, बल्कि करोड़ों भारतीयों के जीवन स्तर को उठाया है। पारदर्शिता, गति और समावेशिता का ये प्रतीक बन चुका है और भारत को वैश्विक मानचित्र पर इसने स्थापित किया है। और विकसित भारत में निश्चित तौर से भारत की तेज होती अर्थव्यवस्था को और गति देने में ये और ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।